चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। AS 26 एग्जाम में 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, तो इंटेंजिबल असेट जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। पहले इसका हेडिंग डाल दूं मैं। करें शुरू। आइए, पॉइंट नंबर 1, this AS is applicable on all entities। सारी एंटिटीज के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी है। पहली बात, दिस AS डील्स विद फॉलोइंग। किन किन चीजों को डील करता है, पहले ये सुनिए। नंबर 1, रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट की रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, एक तो ये बताएगा। मेजरमेंट ऑफ इंटेंजिबल असेट। ठीक है, मेजरमेंट बेस क्या होगा इंटेंजिबल असेट का, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ही बताएगा। अमोर्टाइजेशन इसका कैसे होगा, ये भी आपको इंटेंजिबल असेट के लिए AS 26 बताएगा। नंबर 4, डिस्क्लोजर अबाउट इंटेंजिबल असेट, ये भी आपको AS 26 ही बताएगा। तो ये चीजें कवर करने वाला है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, चलिए, रिकॉग्निशन कैसे होगा, मेजरमेंट कैसे होगा, अमोर्टाइजेशन कैसे होगा, डिस्क्लोजर कैसे होंगे, ये तो सब बात की बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इंटेंजिबल एसेट होता क्या है। व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट, ये हमारे लिए मेन मुद्दा है। व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो है मेरा मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल एसेट बताओ बेटा, इंटेंजिबल एसेट किसको बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इंटेंजिबल एसेट के बारे में। क्या होता है इंटेंजिबल एसेट, बोलो। हम्म हम्म ठीक है, इन्होंने बताया कि जिस एसेट को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, उसको इंटेंजिबल बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया, आप बचपन से यही सुनते आए हैं। और कोई सेम जो इन्होंने बताया। ओके, ठीक है, ठीक है,
ओवरऑल पिक्चर यही है कि जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, उसको इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। ठीक, ये आप लोग बताना चाह रहे हो। बेटा अगर मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से चलूं ना, कि जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, तो जानते हो इस हिसाब से डेटर्स भी इंटेंजिबल एसेट में आ जाएंगे। डेटर्स जानते हो ना, जिन लोगों से पैसे लेने हैं उसको डेटर्स बोलते हैं। बिल रिसीवेबल भी इंटेंजिबल एसेट में आ जाएंगे। इवन इन्वेस्टमेंट भी इंटेंजिबल एसेट में आ जाएंगे। अगर आपने किसी को लोन दे रखा है तो वो जो लोन रिसीवेबल है वो भी इंटेंजिबल में आ जाएगा। सोच रहे हो? अब बच्चे सोचते हैं सर डेटर्स तो दिखते हैं, अगर मैंने राम को गुड्स बेचा तो राम से पैसे लेने हैं, तो राम तो दिखता है, तो बेटा क्या राम आपकी एसेट होता है? सोचो, राम दिख रहा है। अगर राम को आपने गुड्स उधार बेचा था, राम से आपको 10,000 रुपए लेने हैं, तो राम आपकी एसेट है क्या? राम इज नॉट योर एसेट। राम से पैसे लेने का राइट जो होता है ना, वो एसेट होता है। और राइट कभी दिखता नहीं है, राइट सिर्फ महसूस होता है। राइट मतलब अधिकार। आप जब बिजनेस परचेज करते हो तो डेटर्स भी खरीद लेते हो, तो क्या राम को खरीद लाते हो? बोलो, राम को नहीं खरीद लाते। राम से पैसे लेने का राइट आप खरीद कर लाते हो। पहले वो राइट किसी और के पास था, अब वो राइट आपको मिल गया। ठीक है, तो डेटर्स का मतलब होता है किसी से पैसे लेने का राइट। जिसको आपने गुड्स उधार बेचा था, उससे पैसे लेने के राइट को हम डेटर्स बोलते हैं। बीआरबी क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। तो बेटा वो डॉक्यूमेंट थोड़ी ना असेट है, वो डॉक्यूमेंट आपको एक अधिकार देता है जिसके वजह से आपको पैसे लेने का राइट है। वो जो अधिकार है वो असेट होता है। इन्वेस्टमेंट, आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, डिवेंचर खरीद लिए, तो वो डिवेंचर या आपको जो शेयर डॉक्यूमेंट होता है या डीमेट फॉर्म में होता है, जैसे भी, वो आपको अधिकार देता है कि आपका उस कंपनी के अंदर एक इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आप सोचते होगे सर तो फिर डेटर्स इंटेंजिबल में क्यों नहीं आता? आप इंटेंजिबल की अभी डेफिनेशन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा डेटर्स इंटेंजिबल की डेफिनेशन से क्यों बाहर हो जाता है। इंटेंजिबल एसेट के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ये सब इंटेंजिबल एसेट होते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, लाइसेंस राइट, फ्रेंचाइजी, ये सब राइट्स जो होते हैं ये आपके इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो ये क्यों इंटेंजिबल एसेट है? जो आप लोग जानते हो ना कि जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, दिस इज ओनली वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर डेफिनेशन। दिस इज ओनली वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर डेफिनेशन। जो इंटेंजिबल एसेट है उसकी डेफिनेशन का सिर्फ एक पार्ट है ये, कि विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस का मतलब होता है जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो डेफिनेशन में ये एक पार्ट है, जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। इसके अलावा कई और चीजें हैं जो होना चाहिए इंटेंजिबल एसेट बनने के लिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एसेट होना चाहिए। अब एसेट क्या होती है? एसेट आपको पता है, रिसोर्सेज विच इज कंट्रोल्ड बाय बिजनेस एंड विच विल ब्रिंग फ्यूचर बेनिफिट फॉर द बिजनेस। कोई भी रिसोर्सेज जो बिजनेस द्वारा कंट्रोल है और बिजनेस के लिए फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट लेकर आएगा, वो आपके लिए एसेट होता है।
तो पहली बात तो असेट होना चाहिए, तभी डिसाइड होगा कि ये टेंजिबल असेट है या इनटेंजिबल असेट। पहले तो ये पता चले ना कि असेट है या नहीं। तो पहले जो रिसोर्सेज है आपका, वो रिसोर्सेज बिजनेस द्वारा कंट्रोल है या नहीं, ठीक है। और कंट्रोल है भी तो क्या आपके लिए फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट लेकर आने वाला है या नहीं, तभी वो असेट की डेफिनेशन में आएगा, वो असेट की कंडीशंस को पूरा करेगा, वो असेट है या नहीं, तब डिसाइड होगा फिर ये इंटेंजिबल है या टेंजिबल असेट, ठीक है। तो असेट का डेफिनेशन क्या है? रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय बिजनेस विच विल ब्रिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर बिजनेस। अब मैंने एक मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी रिसोर्सेज है, मैंने खरीदा, मेरे नाम में है, मेरे नाम में बिल कटा हुआ होगा, तो मेरे द्वारा कंट्रोल भी होगा, और मशीनरी चलेगा तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होगा, तो प्रोडक्शन से आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। आप उस गुड्स को जो प्रोड्यूस करेगा उसको बेचकर पैसे लेकर आओगे, गुड्स बेचोगे तो आपको बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी लेकर आएगा। तो मशीनरी आपके लिए असेट है, ठीक है। गुडविल रिसोर्सेज है, आपका गुडविल है तो आपके द्वारा कंट्रोल भी है, ठीक है, आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिट भी लेकर आएगा, असेट है। पेटेंट राइट असेट है, कॉपीराइट असेट है, ठीक है। लाइसेंस राइट असेट है, लाइसेंस एक रिसोर्सेज है, आपके नाम में है तो आपके द्वारा कंट्रोल भी है, और फ्यूचर में आपके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट भी लेकर आएगा। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? आपको कोई अधिकार मिला हुआ है किसी सिनेमा हॉल को चलाने के लिए, किसी रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, ठीक है, कोई दवाई बनाने का आपको लाइसेंस मिला हुआ है। तो अधिकार जो होते हैं वही लाइसेंस राइट है, तो असेट तो है। अब यही देखना है कि टेंजिबल है या इंटेंजिबल है। तो टेंजिबल जो होता है वो सिर्फ यही नहीं होता कि जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, वो इंटेंजिबल असेट होता है। इस हिसाब से डेटर्स भी इंटेंजिबल हो जाएगा, बीआर भी इंटेंजिबल हो जाएगा, किसी को लोन दे रखा है तो लोन रिसीवेबल भी इंटेंजिबल हो जाएगा, समझ रहे हो। इवन प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एक राइट है, उसके अगेंस्ट भी आपको सर्विस मिलने वाली है, वो भी इंटेंजिबल की कैटेगरी में आ सकता है। इस हिसाब से चलें कि जिसका कोई सब्सटेंस ना हो, फिजिकल सब्सटेंस ना हो, तो फिर इंटेंजिबल क्या होता है? आइए इंटेंजिबल असेट क्या है लिखिए। इंटेंजिबल असेट्स मीन्स an asset which is, अब देखिए बेटा मैं क्या क्या लिखता हूं, आइडेंटिफाइएबल, आइडेंटिफाइएबल। नंबर 2, नॉन मॉनेटरी इन नेचर, यानी नॉन मॉनेटरी असेट होना चाहिए। नंबर 3, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। और नंबर 4, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट। यानी इंटेंजिबल असेट मींस आइडेंटिफाइएबल, नॉन मॉनेटरी असेट
विदाउट फिजिकल सब्सटेंस एंड विच इज हेल्ड इन बिजनेस फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। यानी आइडेंटिफाइएबल का मतलब क्या होता है यह समझना है, नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है यह समझना है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस आप जानते हो कि जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, और हेल्ड फॉर यूज का मतलब भी आप समझते हो कि या तो गुड्स बनाने के लिए रखा हो या कोई सर्विस देने के लिए रखा हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए रखा हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो दो मेन चीजें हैं वो है एक तो आइडेंटिफाइएबल और एक है नॉन मॉनेटरी। ठीक है, नॉन मॉनेटरी। सबसे पहले आइडेंटिफाइएबल। आइडेंटिफाइएबल क्या है बेटा? आइडेंटिफाइएबल का मतलब होता है विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम गुडविल, जिसको गुडविल से अलग कर सको वो आइडेंटिफाइएबल है। कोई चीज बिजनेस के लिए फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट लेकर आएगा, इसका मतलब यह नहीं है कि वो आइडेंटिफाइएबल भी हो। यानी अगर कोई असेट को गुडविल से अलग कर सको, उसको सेपरेटली मार्केट में बेच सको, एक्सचेंज कर सको, रेंट पर दे सको, तो समझ लीजिए वो आइडेंटिफाइएबल है। सर एग्जांपल बताइए। जैसे पेटेंट, आप जब पेटेंट को बिजनेस में यूज करोगे तो बिजनेस की गुडविल तो बढ़ेगी, ब्रांड बढ़ेगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन पेटेंट को गुडविल से अलग कर सकते हो। पेटेंट की अपनी एक पहचान है, उसको मार्केट में बेच सकते हो, किराए पर दे सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो, दैट इज आइडेंटिफाइएबल। यानी गुडविल से अलग कर सकते हो। सर तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो गुडविल से अलग नहीं हो सकती? बताता हूं कौन सी चीज है। आपने अपने कुछ एम्प्लॉइज को रखा, उनको एक ट्रेनिंग दी जिससे उनके अंदर एक स्किल आ गई, उस स्किल को वो एम्प्लॉय बिजनेस में अप्लाई करेंगे, बिजनेस को प्रॉफिट होगा, गुडविल बढ़ेगा बिजनेस का, ठीक है, ब्रांड एक नाम बनेगा बिजनेस का। बट ये जो ट्रेनिंग पर आपने खर्चा किया है, दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम गुडविल, दिस इज अनआइडेंटिफाइएबल। यानी एम्प्लॉय के अंदर जो स्किल आया है, जो आपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पर खर्चा किया है, दिस एक्सपेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम गुडविल, दिस कैन नॉट बी सेपरेटली सोल्ड इन मार्केट, एक्सचेंज इन द मार्केट और रेंटेड टू एनीवन एल्स। किसी पर्सन को इसे रेंट पर नहीं दे सकते। तो ये जो खर्चा आपने किया, दिस इज नॉट आइडेंटिफाइएबल। तो ऐसे खर्चे जब आप आइडेंटिफाइएबल नहीं होते, वो सीधा पीएनएल में जाते हैं, वो किसी असेट को क्रिएट करते ही नहीं, दैट इज नॉट इंटेंजिबल असेट। बेटा देखिए, खर्चा किया, स्किल आया, रिसोर्सेज है, ठीक है, फ्यूचर में बेनिफिट भी आएगा, लेकिन आइडेंटिफाइएबल नहीं। इसका एक रीजन कंट्रोलेबिलिटी भी है, मतलब आपका कंट्रोल नहीं होता एम्प्लॉयज के ऊपर, वो कभी भी नौकरी छोड़कर जा भी सकता है। ठीक है, तो इसको हम गुडविल से अलग भी नहीं कर सकते। मेरे एम्प्लॉय बहुत मेहनती हैं, जब मेहनती हैं तो मेरे लिए एक बेनिफिट तो है, इंटेंजिबल एसेट है मेरे लिए, ये मेरे गुडविल में कंट्रीब्यूट करेगा, गुडविल को बढ़ाएगा, बट दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम गुडविल। यानी इस मेहनत को आप अलग इंटेंजिबल एसेट मानकर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट आइडेंटिफाइएबल। आपने कोई एडवर्टाइजमेंट पर हैवी खर्चा कर दिया, दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम गुडविल, ये आइडेंटिफाइएबल नहीं है। तो इसको आप सीधा पीएनएल में लेकर जाओगे, कोई इंटेंजिबल एसेट को आप
क्रिएट नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफाइएबल का मतलब होता है विच कैन बी सेपरेबल फ्रॉम गुडविल, सेपरेटेड फ्रॉम गुडविल एंड कैन बी सोल्ड इन मार्केट सेपरेटली, कैन बी एक्सचेंज सेपरेटली, कैन बी रेंटेड सेपरेटली, उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइएबल। ठीक है। दूसरी बात, नॉन मॉनेटरी इन नेचर। नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है कि बेटा जिसका अमाउंट रिसीवेबल, अगर किसी एसेट का अमाउंट रिसीवेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड नहीं है तो उसको हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी एसेट। सर मतलब ये मार्केट में इसका रेट आज कुछ है, कल कुछ और हो सकता है, परसों कुछ और हो सकता है, 10 दिन बाद कुछ और हो सकता है, मतलब मार्केट में इसका रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट दिस एसेट इज नॉट फिक्स्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी एसेट। तो सर मॉनेटरी कौन सी होती है? डेटर्स मॉनेटरी होते हैं। कैसे बेटा? डेटर्स को अगर आपने 1 लाख का गुड्स बेचा है तो डेटर्स इज लाइबल टू पे 1 लाख अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम इज फिक्स्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। किसी को लोन दिया 1 लाख का, तो आप उससे 1 लाख रुपए लेने के लिए इंटाइटल हो, दैट इज फिक्स्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। बीआर का अमाउंट फिक्स्ड होता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब समझ में आता होगा आपको कि डेटर्स, व्हाई डेटर्स आर आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। तो डेटर्स हो गए, बीआर हो गए, लोन रिसीवेबल हो गए, ये सब मॉनेटरी एसेट होते हैं, नॉन मॉनेटरी नहीं होते। इनमें अमाउंट रिसीवेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड होता है, और जब अमाउंट रिसीवेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड होगा तो वो नॉन मॉनेटरी नहीं होगा, और जो नॉन मॉनेटरी होता है वही इंटेंजिबल में आ सकता है। ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आती है या नहीं? नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी, बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि दो एसेट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वो मॉनेटरी होती है, और जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते वो नॉन मॉनेटरी होती है। ना बेटा, ये गलत है। ये बचपन में हो सकता है आपको पढ़ाया गया हो, लेकिन वो गलत है। यानी दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल होते हैं, वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी नहीं होते। जो फाइनेंशियल चीजें होती हैं उसमें 2 होती हैं एसेट, एक फाइनेंशियल में, एक मॉनेटरी, एक नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी एसेट वो होती है जैसे कैश है, मॉनेटरी है। कैश की जो आज वैल्यू है वही कल होगी, वही परसों होगी। बैंक में बैलेंस है, मॉनेटरी एसेट है। डेटर्स है, मॉनेटरी एसेट है, अमाउंट रिसीवेबल फिक्स्ड है। बीआर है, मॉनेटरी एसेट है। लोन रिसीवेबल है, मॉनेटरी एसेट है। मतलब दोज रिसीवेबल विच आर फिक्स्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आर मॉनेटरी एसेट, और जहां पर अमाउंट रिसीवेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं होता वो नॉन मॉनेटरी एसेट होता है। जैसे मशीनरी है, आपके पास मशीनरी रखा हुआ है, वो नॉन मॉनेटरी एसेट है। बिल्डिंग नॉन मॉनेटरी एसेट है, स्टॉक नॉन मॉनेटरी एसेट है, इन्वेस्टमेंट नॉन मॉनेटरी है, स्टॉक भी नॉन मॉनेटरी। लेकिन जब स्टॉक सेल हो जाएगा तो दैट बिकम डेटर्स, एंड डेटर्स इज ए मॉनेटरी एसेट, बिकॉज वहां पर अमाउंट रिसीवेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होता है। बात समझ में आती है? ठीक है। तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। अब आपको समझ में आता होगा व्हाई डेटर्स आर आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल। ठीक है। व्हाई बीआर आर आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, व्हाई लोन रिसीवेबल इज आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो आइडेंटिफाइएबल मतलब जो सेपरेबल हो,
which can be separated from goodwill, which can be sold, exchanged, rented separately in the market, यानी जिसकी अपनी पहचान है, वो आइडेंटिफाइएबल। जहां अमाउंट रिसीवेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं है, वो नॉन मॉनेटरी। तीसरा, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, बेटा ना जिसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। आइडेंटिफाइएबल, नॉन मॉनेटरी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अब देखिए, पेटेंट सेपरेबल है, बिल्कुल है, कैन बी सेपरेटेड। कोई भी आपने फॉर्मूला बनाया, उसको पेटेंट करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो आपके नाम में पेटेंट हो गया। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जैसे ही रजिस्टर्ड होता है आपके नाम में, दिस इज योर एसेट। तो आइडेंटिफाइएबल है, इसको बेच सकते हो मार्केट में ले जाकर, अपने राइट को, ये अधिकार होते हैं, अधिकार को बेच सकते हो, ठीक है। लाइसेंस राइट हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, तो सेपरेबल है। दूसरी बात, नॉन मॉनेटरी है, बिकॉज अमाउंट रिसीवेबल इज नॉट फिक्स्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ट्रेडमार्क कैसा दिखता है भाई? कॉपीराइट कैसा दिखता है? जो पेज है, जो आपके पास सर्टिफिकेट है, दैट इज नॉट योर एसेट। सर्टिफिकेट तो सिर्फ एक राइट लेकर आया है, असेट जो होती है वो राइट होता है। लाइसेंस, आपकी जेब में लाइसेंस रखा हुआ है, वो लाइसेंस, वो कागज, वो असेट नहीं है। लाइसेंस जो राइट लेकर आया है वो असेट होता है। वो राइट कैसा दिखता है, कभी देखा है? नहीं दिखता, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। गुडविल कैसी दिखती है? सिर्फ महसूस होती है, दिखती नहीं। ठीक है, तो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अच्छा, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इस चौथे पॉइंट की वजह से इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन से बाहर हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज है, तो असेट भी है, ठीक है। कंट्रोलेबिलिटी भी होती है, फ्यूचर में बेनिफिट भी लेकर आता है, इसलिए असेट है, ठीक। आइडेंटिफाइएबल भी है, नॉन मॉनेटरी भी है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस भी है, बट दैट इज नॉट हेल्ड फॉर यूज। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं रखा होता, कि गुड्स बनाने के लिए, सर्विस देने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए नहीं होता। इन्वेस्टमेंट रखा जाता है फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट एंड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है सर, तो इस डेफिनेशन से तो ये लग रहा है कि जो फिक्स्ड एसेट है वही इंटेंजिबल हो सकती है। जी हां, आप यही समझ सकते हो। आप यहां पर अभी फिलहाल यही समझ सकते हो कि बिजनेस के लिए जो इंटेंजिबल होती हैं वो फिक्स्ड एसेट ही होती है। यानी फिक्स्ड एसेट दो तरीके की होती हैं, एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल। जिन फिक्स्ड एसेट का फिजिकल सब्सटेंस होता है वो टेंजिबल होती हैं, जिन फिक्स्ड एसेट का फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता वो इंटेंजिबल होती है। मशीनरी आइडेंटिफाइएबल है, नॉन मॉनेटरी है, लेकिन उसका फिजिकल सब्सटेंस है, इसलिए वो टेंजिबल है। पेटेंट आइडेंटिफाइएबल है, नॉन मॉनेटरी है, ठीक है, लेकिन उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, हेल्ड फॉर यूज भी होता है वो, लेकिन वो इंटेंजिबल है बिकॉज फिजिकल सब्सटेंस नहीं। बताइए, ये बात क्लियर हुई या नहीं? इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो फिर से एक बार बताएं, इंटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट विच आर आइडेंटिफाइएबल नॉन मॉनेटरी एसेट without physical substance and which are held in business for use in production of goods or rendering of services or for administrative purpose। ठीक है सर, अगर कोई, आपने बताया सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट है, अगर कोई सॉफ्टवेयर बेचने वाला हो
जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचता है, तो उसके लिए तो वो इन्वेंट्री हो जाएगा। हाँ, वो इन्वेंट्री हो जाएगा, तो फिर वो उसको इन्वेंट्री के तौर पर दिखाएगा, फिर उसके ऊपर AS 26 नहीं लगेगा। AS 26 तभी लगेगा जब इंटेंजिबल असेट आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो मैं बताऊंगा आपको कि AS 26 कहां कहां नहीं लगता, अभी बताएंगे, बाद में सब डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, कि कहां कहां इंटेंजिबल एसेट मतलब AS 26 नहीं लगता इंटेंजिबल एसेट।